Hi my friends. Today we are going to learn about next assignment and firstly I want to tell all my friends, please watch this video from starting to end so that you can learn some new sentence and vocab. मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि जो भी मैं इसमें आपको सिखाऊंगा वो आपके कुछ तो कुछ बेनिफिशियल हो। अगर आप इस वीडियो को हाफ देखेंगे तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो अवर फर्स्ट सेंटेंस है मेरी उसके साथ बोलचाल नहीं है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल सेंटेंस which everyone use in their day-to-day life. ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ आई डू नॉट स्पीक विद हिम, मेरी उसके साथ बोलचाल नहीं है। बट here is a one new sentence which I am going to tell you, and that one is I am not on speaking terms with him. ਇੱਥੇ जो एक डिफरेंट यूज़ की पर टर्म दैट वन इज दिस ऑन स्पीकिंग टर्म्स। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, मेरी उसके साथ बोलचाल नहीं है। नेक्स्ट टाइम हमको ये सेंटेंस यूज़ करना है रेदर देन यूजिंग आई डोंट स्पीक विद हिम। सो जब हम इस सेंटेंस को इन पास्ट में यूज़ करेंगे तब हम यूज़ करेंगे एट दैट टाइम आई वॉज नॉट ऑन स्पीकिंग विद हिम, तब हम वहाँ पर बाज का यूज़ करेंगे। उस समय, एट दैट टाइम का मतलब है उस समय मेरी उसके साथ बोलचाल नहीं थी। सो इन पास्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी कि हम वहाँ पर बाज का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है यह सिर्फ एक अनुमान है। जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि हम मान लो हम कहते हैं यह मेरा अनुमान है कि ये आंसर गलत होगा, ये मेरा अनुमान है कि ये बाइक पुरानी होगी। सो ਆਪਾਂ नॉर्मली यूज़ करते होंगे एस्टीमेट, द vocab word which is a estimate. I estimate this is a old bike, but जो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ tense यूज़ कीतागा वो है it was just a estimate, यह सिर्फ एक अनुमान सी। सॉरी, हियर इज वन मिस्टेक, दैट इज इतने पर यूज करना इज। यह सिर्फ एक अनुमान है। जब हमको इसको पास्ट में यूज करेंगे तो हम जहाँ पर इज लगाएंगे, एंड प्रेजेंट के वेले में जहाँ पर हम प्रेजेंट के वेले जहाँ हम इज लगाएंगे एंड पास्ट के वेले में हम बाज का यूज़ करेंगे। जो जहाँ पर एक न्यू वर्ड है वो है गेस्टिमेट। हम नॉर्मली यूज़ करते हैं गैस ओनली। गैस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। मैं गैस करता हूँ दिस इज़ राइट और रॉन्ग। बट जहाँ पर एक वर्ड है वो है गेस्टिमेट, जिसका मतलब होता है अनुमान। सो नेक्स्ट टाइम यूज guesstimate rather than use estimate, because estimate is a very common word. If you use guesstimate, it leaves a good impression. And next vocab word, that is उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है।
बहुत ज़्यादा भूख लगने की इंग्लिश होती है फील हंगर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फील हंगर, मुझे भूख लग रही है। फील हंगर का मतलब होता है भूख लगना। एंड जहाँ पर हमने जो सेंटेंस यूज़ करा है वो है ही हैज़ अ किंग साइज एपेटाइट। मैं आप सभी को एक जहाँ पर बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर इसका मतलब है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। किंग साइज बहुत ज़्यादा, ये एक सेंटेंस है जो हम इसी प्रकार यूज़ करेंगे जब हमने कहना है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ही हैज़ अ किंग साइज एपेटाइट। एंड नेक्स्ट जो अपना बकाया वर्ड है वो है सेटिस्फाई। मैं आपको इसका मतलब क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा इस वर्ड को जहाँ पर लिखने का मकसद क्या है। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। जब कोई पर्सन किसी चीज़ से संतुष्ट होता है तब हम उसे लिखते हैं सेटिस्फाई। चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं कह सकता हूँ बर्गर ने मुझे सेटिस्फाई किया, कोल्ड ड्रिंक ने मुझे सेटिस्फाई किया। और जो होता है ड्रग एडिक्टेड, नशेड़ी, उसे नशे ने सेटिस्फाई किया। मैं आपको बताऊंगा इसका हमने आगे कैसे यूज़ करना है। एंड एक नेक्स्ट वोकैब वर्ड है, उसे हमने प्रोनाउंस करना है सैशिएट। सैशिएट, नॉट सैटिएट। इट इज़ कॉल्ड सैशिएट, जिसका मतलब होता है संतुष्ट करना। इन दोनों का मतलब होता है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई एंड सैशिएट। एंड नेक्स्ट जो हमने सेटिस्फाई के साथ लिखा है एपिटाइट, इसका मतलब है भूख मिटाना। जहाँ पर हमने सेटिस्फाई का मतलब लिया है मिटाना, एपिटाइट मतलब भूख, मतलब भूख को संतुष्ट करना, भूख को संतुष्ट कर देगी। जैसे कि दिस बर्गर कैन नॉट सेटिस्फाई माई एपिटाइट। यह बर्गर मेरी भूख मिटा नहीं सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। सो प्लीज रिमेंबर द प्रॉपर मीनिंग ऑफ these words. Sometime some students get confused. प्लीज़ नेक्स्ट टाइम किसी भी सेंटेंस विच कंफ्यूज मत होना, उनको आप डीपली समझो, तब वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो अपन नेक्स्ट एक चीज़ हो सकती है, दैट इज़ अ कॉल्ड क्वेंच। क्वेंच का भी मतलब होता है मिटाना। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्वेंच हमने कहाँ पर यूज़ करना है। हमने क्वेंच कभी भी भूख के साथ यूज़ नहीं करना है। जैसे कि क्वेंच एपेटाइट, भूख मिटाना, नो, डोंट यूज़ देयर। क्वेंच ओनली यूज़ वाटर। इसको हमेशा पानी के साथ यूज़ करना है। जैसे कि दिस लिटिल वाटर कैन नॉट क्वेंच माई थ्रस्ट। ये थोड़ा पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਐਂਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਥੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, एंड हेज वन। क्वेंचेबल थ्रस्ट का मतलब होता है वह प्यास जो बुझाई जा सके। एंड अनक्वेंचेबल का मतलब होता है वह प्यास जो बुझाई ना जा सके। बिकॉज हमने जहाँ पर अन यूज़ कर लिया, जू एन, जिसका मतलब होता है नेगेटिव, नावाचक। सो प्लीज़ इस बात का नेक्स्ट टाइम
केयर करना, जब हम कहीं पर यूज़ कर सकते हैं UN, उसका मतलब होगा नेगेटिव, कि वो चीज़ ना बच में जाएगी। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अनक्वेंचेबल नॉलेज। अनक्वेंचेबल नॉलेज मतलब ज्ञान की भूख। जब किसी को ज्ञान की भूख हो तो हम उसे कहते हैं अनक्वेंचेबल नॉलेज, मतलब कि बंदे को ज्ञान की भूख है। ही हैज़ अनक्वेंचेबल नॉलेज, उसे ज्ञान की भूख है, वह ज्ञान के लिए तड़फ रहा है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करना चाहते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनक्वेंचेबल नॉलेज का। सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज़ सारी दुकान छान मारेगी, मतलब दुकान का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं पर कुछ भी नहीं छोड़ा चोरों ने। पता नहीं चोर कहाँ के बदमाश थे यार, आजकल ना जो चोर भी बहुत बदमाशी करने लगे यार। सो इतने पर वर्ड यूज़ किया एक रैनसैक। रैनसैक का मतलब होता है शान मारना। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए ना चप्पा चप्पा शान मारें। फॉर एग्ज़ाम्पल चोर आपके घर में बढ़ गई, सीरियसली मत ले जाना भैया, आपके घर में नहीं बढ़ेंगे चोर। मान के चलें चोर आपके घर में बढ़ गए, चोरों ने कोना कोना छान डाला कि वहाँ पर क्या रखा है, वहाँ पर क्या रखा है, पर उनको ढूंढने पर ज़्यादा सामान नहीं मिलता। पर वह आपके कमरे का कोना कोना छान मारेंगे, सभी सामान को बिखराने की, कहीं सामान कहाँ पर होगा, कहीं सामान कहाँ पर होगा। तब हमको वर्ड यूज़ करना है रैनसैक, जैसे कि हमने ये वर्ड जहाँ पर यूज़ किया है, द होल शॉप वाज रैनसैक्ड, सारी दुकान छान मारेगी। सो जोड़ा पैथे वर्ड यूज़ किया, सॉरी सेंटेंस द होल शॉप वाज रैनसैक्ड, एक पैसिव है क्योंकि जहाँ पर शॉप पर काम चल रहा है। सो इट इज़ अ पैसिव सेंटेंस। मैं आपको एक यूज़ बताना चाहता हूँ रैनसैक का। मान लिए कि आपके पॉकेट में आपकी बाइक की की थी, बट आपको वो बाइक की की नहीं मिली। तब आपने आपकी सभी पॉकेट शान मारी, रूम को शान मारा कि मोटरसाइकिल की कहाँ पर है, पर आपको वो मिली नहीं। सो आप जब चाबी ढूंढते हो बाइक की, तब आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अ रैनसैक्ड। आई रैनसैक्ड द की ऑफ मोटरसाइकिल इन माई पॉकेट्स और इन रूम। सो नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ अ, हमें इसके बारे में पहले से आवाज़ था, जिसका मतलब है हमें इसके बारे में पहले से ही पता था कि जे पर्सन जे कर जाएगा। We already had a premonition about it, हमें इसके बारे में पहले से ही आवाज़ था। प्रीमोनिशन का मतलब है आवाज़ होना, हमको किसी चीज़ के बारे में पता होना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कहते हैं मुझे इसके बारे में पहले ही पता था कि जे बैंड लेगा, आई हैव ऑलरेडी a premonition about him that he will snatch band in ILS. So we can use this word in this way. जब हमको किसी चीज़ के बारे में पहले पता होता है, समटाइम इंसिडेंट होता है कई फ्रेंड्स के साथ, वो कहते हैं यार मुझे पता था तुम ऐसा करोगे यार,
मुझे पता था तुम एक बेस्ट प्लेयर बनोगे, मुझे पता था तुम्हारे बैंड बड़ी आएंगे, मुझे पता था तुम क्लास में टॉप करोगे. Sometimes such kind of things happen with many person. So that time you can use the word premonition. So please remember this word for using in next sentence. So अपना next word that is a मुझे भड़कीले कपड़े पसंद नहीं. I do not like gaudy clothes. गॉडी मतलब होंदागा भड़कीली. जहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ क्लॉथ्स एंड क्लॉथ, जो हमारा फर्स्ट वाला वर्ड है जिसके हमने पीछे लाया है ई एस, इसका मतलब होता है वो क्लॉथ जिन्हों दर्जी ने स्टिच किया है, जो क्लॉथ सिलते हुए हैं. एंड जो ओनली क्लॉथ होता है जिसके मगर हम ओनली यूज़ करते हैं एस क्लॉथ, ये वो क्लॉथ होते हैं जो अभी अनस्टिच हैं, जिनको अभी दर्जी ने सिया नहीं. अनस्टिच को हम जे वाला क्लॉथ रखेंगे एंड स्टिचर क्लॉथ के साथ हम ई एस यूज़ करेंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस a little bit difference between two words. It will help you next time. For next vocab word that is a वह मीठी चीज़ें खाने का शौकीन है. जब कोई पर्सन किसी चीज़ को खाने का शौकीन होता है तब हम यूज़ करते हैं fond of. He is a fond of traveling, और traveling का शौकीन है. He is a fond of eating mango, वो अम्ब खाने का शौकीन है. So here is the English of the sentence. He is fond of eating sweet things. वो मीठी चीज़ें खाने का शौकीन है. And the next sentence is he has a sweet tooth, जिसका मतलब भी सेम होता है. वह मीठी चीज़ें खाने का शौकीन है, पर ये जो सेंटेंस है he has a sweet tooth, इसका जो इम्प्रेशन है ना वो फर्स्ट वाले सेंटेंस से बढ़िया है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज ओनली ही इज़ द फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट थिंग्स. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंटेंस. इफ़ यू यूज द सेंटेंस ही हैज़ अ स्वीट टूथ, it leaves a great impression. If you're a good speaker, then you should speak this kind of sentence. And next one of word vocab that is a bonbons. bonbons का भी मतलब होता है sweet things. मीठी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं bonbons. For example, he is a fond of eating bonbons. एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ. कई स्टूडेंट सोचेंगे यार बोन का मतलब तो हड्डी होता है यार, वो हड्डियों खाने का शौकीन है. नहीं नहीं, ऐसा मत समझ लेना इसको. बोन बोन का मतलब है मीठी चीज़ें, जी हड्डियाँ नहीं है कि तुम समझ लो वह हड्डियों खाने का शौकीन है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड प्रॉपर दिस वर्ड. एंड आवर नेक्स्ट vocab सेंटेंस है क्या, वह इस काम के लिए उपयुक्त है. मतलब वह व्यक्ति इस काम के लिए परफेक्ट है, तो उससे हम कहेंगे ही इज़ द परफेक्ट फॉर दिस टास्क. सो ही इज़ अ परफेक्ट इज़ वेरी कॉमन सेंटेंस विच एवरीवन यूज नाउडेज. एंड ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that one is a he is cut out for this task. he is cut out for this task. ਉਹ ਇਸ टास्क ਲਈ परफेक्ट है. टास्क मतलब काम, वह इस काम के लिए परफेक्ट है. सो नेक्स्ट टाइम यूज़ करना कट आउट फॉर. आप कह सकते हैं जिसमें कि ही इज़ अ कट आउट फॉर स्विमिंग, वह स्विमिंग के लिए परफेक्ट है. ही इज़ अ कट आउट फॉर ड्राइविंग कार, वह कार चलाने के लिए परफेक्ट है. So use this sentence next time in this way. नेक्स्ट सेंटेंस है वह आइसक्रीम खाने का शौकीन है.
हमने पीछे भी एक सेंटेंस पढ़ा था फाउंड ऑफ, जहाँ पर भी सेम रूल यूज होगा। ही इज़ फाउंड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाने का शौकीन है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिग्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाने का शौकीन है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है डिग, जिसका मतलब होता है पुटना। जब हम टोआ पुटते हैं ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਗ। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚਣਗੇ ਹੀ ਡਿਗਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਪੀ ਇੱਕ ਕਰਬ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਪੀ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੱਢਦਾ ਗਾ, ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੱਢਦਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪੁੱਟਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੁੱਪੀ ਨਾਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪੁੱਟਦਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਗ। ਇਹ ਵਰਡ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਹੀ ਡਿਗਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਇਹ ਡਿਗ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ। एंड अपना नेक्स्ट सेंटेंस हैगा, आप मुझे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, वाई आर यू अब्यूजिंग मी। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली निकालना। ये एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, आप मुझे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो। एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस हमने यूज़ किया है हर्ल, हर्ल के साथ जहाँ हमने यूज़ किया है हर्लिंग। हर्ल का मतलब होता है सुटना। जैसे कि हम स्टोन वगैरह सूटते हैं तब हम यूज़ करते हैं हर्ल, बट हमने जहाँ पर यूज़ किया है हर्ल अब्यूसिस, मतलब गाला सुटना, जो कि बंदा लगातार कंटिन्यू गाला दे जाता, आप यूज़ कर सकते हैं हर्लिंग अब्यूसिस। वाई आर यू हर्लिंग अब्यूसिस ऑन मी, तुसी मैनू गाला क्यों निकाल रहे हो। The next sentence is आजकल उसका हाथ तंग है। जब किसी का हाथ टाइट हो, किसी पर्सन का हाथ टाइट हो इन मनी में, तब हम कह सकते हैं he is hard up these days, आजकल उसका हाथ तंग है। he cannot help you because he is hard up these days। and अपना next sentence that is आज हवा बंद है, उससे हम कहते हैं इट इज़ क्लोज टुडे। यही एक परफेक्ट सेंटेंस है जब हमने कहना है आज हवा बंद है, इट इज़ क्लोज टुडे। यू कैन से दिस सेंटेंस, इट इज़ अ करेक्ट। एंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस वो है आपने मुंह क्यों लटका रखा है। जब व्यक्ति किसी वजह से मुंह लटका लेता है, मान लिए कि वह व्यक्ति अपनी फैमिली से लड़ा है, दोस्तों से लड़ा है, किसी काम के कारण वो निराश है, जहाँ वह एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स उसको नहीं आए हैं, उसको एक मोबाइल गिफ्ट नहीं किया गया है उसके पेरेंट्स द्वारा ऑन हिज बर्थडे, दैट टाइम मोस्टली स्टूडेंट्स अपना फेस लटका लेंगे हैं। उस टाइम पर वे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट वन इज़ अ पुल आ लॉन्ग फेस, मतलब पुल मैंने लटकाना, लॉन्ग फेस लम्बा मुँह। वाई हैव यू पुल्ड आ लॉन्ग फेस, आपने मुंह क्यों लटका रखा है। So please remember such kind of precious sentence which will help you in your speaking module. Some sentence you can use in your writings which can improve your band score. Each and every time I say, mostly students, please remember such kind of vocab and sentence which can help you in your speaking as well as in your writing module. And हमारा next सेंटेंस है मैंने तो जय सिर्फ
हंसी में कहा था। जब हम किसी को हंसते हुए कुछ कह देते हैं और सामने वाला गुस्सा कर जाता है, तब हमको ये सेंटेंस यूज़ करना है। मोस्टली स्टूडेंट यूज़ ओनली आई वॉज जस्ट किडिंग। किड का मतलब होता है बच्चा, एंड किड का मतलब मजाक करना भी होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमने जहाँ पर यूज़ किया है वॉज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। सो जो वहाँ पर हमने एक बेस्ट सेंटेंस लिया है वो है जी, आई हैड सैड इट जस्ट इन जस्ट। सैड का मतलब होता है कहना, एंड हैड हमने जहाँ पर यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। वह व्यक्ति पास्ट में कह चुका था, मतलब उस व्यक्ति ने पास्ट में ये काम कर दिया था। तब हमने जहाँ पर यूज़ किया है हैड सैड। आई हैड सैड इट जस्ट इन जेस्ट, मैंने ये सिर्फ हंसी में कहा था। नेक्स्ट टाइम आपको जब कहना हो ये सेंटेंस तो आप यूज़ कर सकते हैं आई हैड सैड इट जस्ट इन जस्ट, मैंने तुझे सिर्फ एक हंसी में कहा था। एंड जहाँ पर एक vocab वर्ड लिखा है वो है जील एंड जस्ट। दिस इज रियली वेरी precious vocab word, and mostly students do not use such kind of words in their writing module as well as in their speaking module. And I want to tell those one, please use such kind of precious vocab, because such kind of sentence and vocab will improve your band score. मैं आपको इसका मतलब बताना चाहता हूँ। झील का मतलब होता है जोश। जब आप किसी काम को जोश के साथ करते हैं, जैसे कि मैं आपको इसके ऊपर एक सेंटेंस भी बनाकर दिखाऊंगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी। जब कोई पर्सन किसी काम को दिलचस्पी से करे तब हम इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बना कर देता हूँ। he works in his field with the zeal and zest. With the zeal and zest। इसका मतलब हुआ वह अपने खेत में जोश और दिलचस्पी के साथ काम करता है। जहाँ पर मैंने जी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। एंड जहाँ पर हम मोस्टली नहीं, हम ही शी इट जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ ही एस और एस यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी आगे इसके टेंसों के ऊपर एक वीडियो बनेगी, तब आपको इसके बारे में भी मैं आपको डीप एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट यू कैन डू बेस्ट इन योर टेंस आल्सो। सो इस सेंटेंस को प्लीज़ यूज़ करना अपने टास्क 2 में एंड स्पीकिंग मॉड्यूल में। जब जैसे कि हम कह सकते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश विद जील एंड जेस्ट। वह इंग्लिश जोश और दिलचस्पी के साथ बोलता है। ही इज़ लर्निंग अबाउट आइलेट्स विद जील एंड जेस्ट। वह आइलेट्स के बारे में जोश और दिलचस्पी के साथ सीख रहा है। अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज जय तो केवल सुनी सुनाई बात है।
इसका मतलब होता है इट इज़ जस्ट अ hearsay। जब हम कहीं पर सुनी सुनाई बात की बात करते हैं तो हमको यूज़ करना है hearsay। hear का मतलब होता है सुनना, say का मतलब कहना। इन दोनों शब्दों को जुड़कर बना है hearsay। यह तो एक सुनी सुनाई बात है। So please remember such kind of precious sentence, because these kind of sentence will improve your band score. If you practice continue on such kind of vocab words and sentence, your band score will definitely improve and you will get your desirable band score. I think so. Most of the students feel that IELTS is very difficult. No, this is your thinking. It's very easy for you. If you think positive, then you can snatch good band score easily within 2 or 3 weeks. You need only practice and positive thinking. You can do best. So please, I request all my friends like the video and please leave the comment in the description if you like or dislike the video, and share the video plus subscribe the channel. Thanks my friend.